नमस्कार दोस्तों, गरिमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग एमसीक्यूज के फॉर्म में पूरे इतिहास को देखने वाले हैं, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं गुप्तकोत्तर काल के बारे में, जिसमें खासकर हम लोग वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में देखेंगे। और भी चीज़ों को देखेंगे जो इससे संबंधित है, और इसके समकालीन जो भी राजा रहे हैं उससे भी संबंधित चीज़ों के बारे में देखेंगे। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या जितने भी हिंदी भाषी राज्य के पीसीएस एग्जाम होते हैं अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न शामिल किए हैं इसमें, आप लोग ज़रूर लगाइए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके कितने सही होते हैं। यह जो है फ्रेंड्स, ये भारत का मैप में देख सकते हैं कि यह येलो कलर में जहाँ तक दिखाया गया है शेडेड पार्ट, यह पूरा का पूरा जो है हर्षवर्धन का क्षेत्र था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस पूरे भूभाग को। आइए अब प्रश्न को देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम गुप्तोत्तर काल से संबंधित चीज़ों के बारे में देखते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग किस राजा के दरबार में रहे थे? ए में समुद्रगुप्त, बी में चंद्रगुप्त, सी में हर्षवर्धन, डी में कनिष्क। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स हर्षवर्धन, जो 629 ईस्वी में आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। और ये तीर्थयात्री थे किसके? तो बौद्ध तीर्थ को दर्शन करने आए हुए थे। नालंदा महाविहार में पढ़े भी, तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग जानते होंगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में, गुप्तोत्तर कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स, गुप्त काल के बाद वाला जो काल था उसी को गुप्तोत्तर कहा जाता है। तो गुप्तोत्तर काल में भारत में आयात की प्रमुख मद क्या थी? आयात माने क्या आयात किया जाता था? आयात माने मंगाना होता है, और निर्यात माने बाहर की तरफ भेजना होता है। मतलब विदेशों से क्या मंगाया जाता था या दूसरे राज्यों से। तो ए में घोड़े, बी में चमड़े की वस्तुएं, सी में औषधियाँ, या डी में रेशम। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए, घोड़ा। गुप्तोत्तर काल में जो है फ्रेंड्स घोड़े को आयात किया जाता था, यही प्रमुख मद थी। मद का अर्थ होता है आइटम, अंग्रेजी में इसको आइटम लिखा जाता है, या प्रमुख वस्तु के नाम से भी जान सकते हैं। प्रमुख वस्तुएं कौन सी थी, तो ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा शासक हर्षवर्धन को पराजित किया? ए में भास्कर वर्मा, बी में शशांक, सी में ध्रुवसेन, डी में पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डी नंबर, पुलकेशिन द्वितीय, जो फ्रेंड्स अभी कर्नाटक के वर्तमान में बीजापुर जो जिला है वहीं पे पड़ता है। एक वादामी या वातापी करके एक जगह है वादामी, वहीं का यह पुलकेशिन द्वितीय रहने वाला था, जिसने फ्रेंड्स हराया था नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को। दक्षिण की तरफ जैसे ही विस्तार करना चाहा हर्षवर्धन अपने साम्राज्य को दक्षिण की तरफ, तो वहीं पे नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय से सामना हुआ, और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। हर्षवर्धन मात्र इसी से हारा हुआ था। हालांकि बहुत सारे युद्ध जीते भी थे, लेकिन इससे वह हारा था। 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए में पाटलिपुत्रा, बी में प्रयाग, सी में कन्नौज, डी में थानेश्वर। इसका आंसर होगा कन्नौज, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? ए में कृषक, बी में राजा, सी में ग्राम सभा, या डी में संयुक्त परिवार। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ग्राम सभा। गांव को मिलाकर के ग्राम सभा बनता था, और वही पूरे सभा के मालिक होते थे भूमि के। उस ग्राम सभा में जितने भी भूमि होती थी वे मालिक हुआ करते थे। तो इस तरीके से ग्राम सभा में बटा हुआ था भूमियों का आवंटन। 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं फ्रेंड्स। 6 नंबर प्रश्न है, नालंदा विहार का खर्च चलता था, यानी किस चीज़ों से खर्च चला करता था, कहाँ से आता था पैसा जिसके चलते नालंदा विहार या नालंदा महाविद्यालय जो चलता था, विश्वविद्यालय, वो कैसे चलता था, उसका खर्च का पैसा कहाँ से आता था? तो ए में भूमि दान से, बी में कराधान से, सी में ग्राम दान से, डी में भिक्षा दान से। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कराधान से। कराधान का मतलब होता है वस्तुओं पर लगा जाने वाला कर।
वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर जो है वही कराधान कहलाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अब 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, बाणभट्ट किसके दरबारी थे? ए में चंद्रगुप्त द्वितीय, बी में अशोक, सी में हर्षवर्धन, डी में कनिष्क। तो यहाँ पर आप लोग जान लीजिए कि इसका आंसर हर्षवर्धन होगा। हर्षवर्धन ही पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के शासक थे। 8 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, एहोल अभिलेख में किस युद्ध का वर्णन है? एहोल अभिलेख है फ्रेंड्स, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का यह एहोल अभिलेख है। और यह पूछा जा रहा है कि इस युद्ध में इस अभिलेख में किस युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है? तो ए में हर्ष शशांक के बीच का युद्ध, बी में हर्ष पुलकेशिन वन के बीच का युद्ध, सी में हर्ष और भास्कर वर्मा के बीच का युद्ध। यहाँ पर हर्ष से मतलब फ्रेंड्स हर्षवर्धन है, ध्यान में रखिएगा। और डी में हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच के युद्ध। तो इसका आंसर डी होगा। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच का जो युद्ध हुआ था वही एहोल अभिलेख में भी वर्णित है। 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। कवि बाणभट्ट निवासी थे। बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो ए में पाटलिपुत्रा, बी में थानेश्वर, सी में भोजपुर, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी नंबर थानेश्वर। कवि बाणभट्ट जो थे फ्रेंड्स ये हर्ष के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की थी, ध्यान में रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? जैसा कि मैंने बताया ही था फ्रेंड्स कि हर्षवर्धन को एक ही शासक पराजित किया, उसके बाद यह कभी पराजित नहीं हुआ था। वह पराजित हुआ था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। वह रहने वाला कहाँ का था? इसे ऑप्शन में देख लेते हैं। ए में वातापी या बादामी, उसी को बोलते हैं, बी में तंजौर, सी में कल्याणी, डी में वेंगी। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए नंबर वातापी या बादामी। इसका आंसर यही होगा। यह वर्तमान के कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में अवस्थित है, बादामी या वातापी, ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरा आर्थिक सहायता करना चाहें तो गूगल पे, फ़ोन पे यहाँ पर दिया गया है 9631125828, 9631125828। विजय कुमार के नाम से आपको दिखेगा। आप लोग आर्थिक सहायता जितना हो सके जरूर कर दीजिए। दबाव नहीं है, आपके ऊपर जो मन करे वो करिए या ना करिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।